शेक्सपियर से पहले ना स्टेज था और ना स्पॉटलाइट, सिर्फ भक्ति थी, कहानियां थीं और राहों पर नाटक। चलिए हम और आप आज चलते हैं एक ड्रामेटिक सफर पर, जहां हम देखेंगे कैसे धर्म और कला ने मिलकर दिया ड्रामा को जन्म। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी, योर मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर, एंड टुडे आई एम टेकिंग अप द टॉपिक मिडिवल ड्रामा। ओके, सो इन अ प्रीवियस सेशन हमने पढ़ा था कि ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, बट वो ग्रीक थिएटर और रोमन थिएटर में कैसे हुआ। तो प्लीज़ माइंड यू कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिकली फॉर इंग्लैंड। ठीक है, हम पढ़ेंगे ड्रामा शुरुआत कैसे हुई ड्रामा की। वॉज इट फॉर एंटरटेनमेंट, वॉज इट फॉर सम रिलीजियस पर्पस, क्या पर्पस था, क्या सूझा ऐसे लोगों को कि हम ड्रामा शुरू करते हैं। बट माइंड यू कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आज जो हम लोग बेस पढ़ेंगे एरिया का, वो इंग्लैंड होगा, कि इंग्लैंड में ड्रामा की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई। ठीक है, सो नाउ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इफ़ आई आस्क यू पीपल कि ड्रामा के कौन से पर्पस होते हैं, तो आई थिंक मैनी ऑफ यू पीपल विल से कि भाई ड्रामा से हम मज़े करते हैं, हमें अच्छा लगता है ड्रामा देखना, इट्स फॉर फन एंटरटेनमेंट। ठीक है, सो ड्रामा के आई विल टेल यू कि दो पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस होता है फन एंटरटेनमेंट, मज़े करना, अपना टाइम पास बहुत अच्छे से करना, एंड द सेकेंड पर्पस इज़ टू गेट इंस्ट्रक्टेड। मीन्स जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी होती हैं जिससे हम कोई मॉरल लेसन सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी जो कुछ पर्टिकुलर मैसेज एक इम्पार्ट करती हैं अपने ऑडियंस को। तो हमें एज एन इंडिविजुअल ये जानना है अभी कि ड्रामा के दो पर्पसेस होते हैं। वन इज़ फन entertainment of course, and the other one is to teach people something, that is in our literary terms we'll call it didactic in nature। ठीक है, तो हमें ये चीज़ सीखनी है कि हमारा जो ड्रामा था वो रिलीजियस भी था पहले, और उसका जो मेन जो एम था ड्रामा का, दैट वाज टू टीच पीपल, दैट वाज टू इंस्ट्रक्ट पीपल, इम्पार्ट गुड वैल्यूज़, मॉरल लेसन, सिखाना कुछ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू अ थिंग जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये होता है कि आखिर ये ड्रामा कौन सी जगह पे लाई किया। जगह इन द सेंस कौन सी जगह इज़ ऑलरेडी टोल्ड, इट्स इन इंग्लैंड। नाउ क्रोनोलॉजी क्या होती है, बिकॉज ऑल्सो हमारे स्पेशली 2-3 ईयर्स की ट्रेंड्स में जो हम लोग देख रहे हैं, नेट जेआरएफ के पेपर में बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन हो रहा है। एंड ऑल्सो आज ये जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल ड्रामा, इससे एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। कुछ आए ना आए, बट 1 to 2 क्वेश्चंस तो इज़ लाइक आने ही आने हैं। बाकी इफ़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं बस जो आपको ध्यान में रखना होगा, आई विल जस्ट अंडरलाइन दोज कीवर्ड्स, आप वो कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, एंड आपका जो भी क्वेश्चन आए यू विल बी ईजिली एबल टू डू इट। ठीक है, तो आई हैव मेड दिस क्रोनोलॉजी छोटी सी यहाँ पे, कि यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमको ये सीखना है अभी इंग्लैंड से कैसे ड्रामा आया। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो कि इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन पीरियड था। इफ़ आई आस्क यू कि भाई एंग्लो सैक्सन पीरियड की कुछ ऐसी विशेषता बताओ, ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो बहुत ही प्रोमिनेंट थी उस टाइम पे, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस। ठीक है, एंड हमारी क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही थी, हमारी क्रिश्चियनिटी हमको देखने को मिली और चर्चेस देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है पहले तो, दैट इज़ क्रिश्चियनिटी, कि इस पीरियड में हम लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ईजिली इस चीज़ को समझते हैं कि इफ़ आई टेल यू कि भाई आपको ना एक लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ना है, कोई भी नॉवल है, कोई भी पोएट्री है जो आपको पढ़ना है, तो एज लिटरेरी स्कॉलर्स सबसे पहले आप क्या देखते हो उस चीज़ का, कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोशो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, यानी कि उस समय जो इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, जो दुनिया में चल रहा होता है उस समय इर्द गिर्द, वो हमारी लिटरेरी टेक्स्ट में बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। सिमिलरली इज़ द केस हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड में भी यही हुआ। जब क्रिश्चियनिटी आई, जब चर्चेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब धीमे धीमे हमने देखा कैसे हमारे लिटरेचर शेप हुआ, कैसे कैसे ड्रामा का इमर्जेंस हुआ। नाउ कैसे हुआ, ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई लाइक टू टेल यू, और इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो ये है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में, कौन सा भाई ओल्ड पीरियड है, कौन सा मिडिवल पीरियड है। तो दिस आई विल क्लियर वंस एंड फॉर ऑल फॉर एवरीबडी हियर। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड तक हम पीरियड को बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ एंग्लो सैक्सन तक, एंग्लो सैक्सन के एंड तक हम लोग बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, नाउ एंग्लो सैक्सन एंड हुआ,
जब हमारा एंग्लो नॉर्मन की शुरुआत होती है, ओके, व्हेन द पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट्स टिल एलिजाबेथन के पहले तक, इतना जो पार्ट है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड, और इन सिंपल लैंग्वेज मिडिवल पीरियड, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन तक ओल्ड हुआ, एंग्लो सैक्सन के बाद जो एंग्लो नॉर्मन आया और एलिजाबेथन के पहले तक हम बोलते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। नाउ जैसे ही हमारा एलिजाबेथन पीरियड स्टार्ट होता है, यूनिवर्सिटी विथ्स आते हैं, शेक्सपियर आते हैं, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं हमारा मॉडर्न पीरियड। और अभी तक हमारा मॉडर्न पीरियड ही चल रहा है इन लिटरेरी हिस्ट्री। ये भी एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये जो हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी बात कर रहे हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एलिजाबेथन में यू विल सी कि कैसे जैसे ये पीरियड स्टार्ट हुआ वैसे हम लोग इसको मॉडर्न रेफर कर देते हैं, आज तक वो मॉडर्न ही पीरियड है। तो अब बेसिकली इन छोटे छोटे ये जो पीरियड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं कि इसमें कैसे ड्रामा डेवलप हुआ। फर्स्टली एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं। हमने इसमें देखा कि कैसे क्रिश्चियनिटी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे चर्चेस का डेवलपमेंट हुआ। नाउ यहाँ पे जो ड्रामाज फ्लरिश किए थे, उन ड्रामाज को हम लोग बोलते हैं लिटर्जिकल ड्रामाज, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिटर्जिकल? लिटर्जिकल मीन्स एनी वर्क, एनी ड्रामा, एनी परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द चर्च और रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ चर्च, ये होता है हमारा लिटर्जिकल ड्रामा, ठीक है। कोई भी रिलीजियस, अब जैसे पहले क्या होता था, आई इन दिस स्लाइड आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिटर्जिकल ड्रामा बेसिकली ड्रामा कैसे स्टार्ट हुआ, दैट क्रिश्चियंस में चर्च होते थे, ठीक है। अब चर्चेज में क्या होता था कि हर संडे एक मास ऑफ पीपल बैठते थे और जो बिशप्स होते थे, जो फादर होते थे, वो उनको सर्मन्स प्रीच करते थे। सर्मन्स आर द मॉरल लेसन्स व्हिच आर इम्पार्टेड फ्रॉम द बाइबल, मतलब उनको अच्छी बातें सिखाते थे। बट लोगों का थोड़ा सा अटेंशन लॉस्ट हो रही थी, तो फिर उन्होंने थोड़े थोड़े ड्रामेटिकल एलिमेंट्स करने शुरू किए, एक्शंस करना शुरू किया। सो तब हमारा जो जन्म हुआ वो हुआ लिटर्जिकल ड्रामास का, ठीक है। सो लिटर्जिकल ड्रामास ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, वो है कि आखिर लिटर्जिकल ड्रामास कौन से जगह होते थे। तो हमारे प्लीज़ माइंड यू कि लिटर्जिकल जो ड्रामास थे वो हमारे चर्च के अंदर ही परफॉर्म होते थे, ठीक है। लिटर्जिकल ड्रामास चर्च के अंदर हेल्ड होते थे। अनदर थिंग, अब धीमे धीमे आपने समझ लिया कि भाई एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या इंपॉर्टेंट है, चर्च का बहुत ज़्यादा रोल था, रिलीजियस थीम्स बहुत ज़्यादा थे, रिलीजन का बहुत ज़्यादा प्रीचमेंट था, इसलिए लिटर्जिकल ड्रामास का यूज़ आया जो कि रिलीजियस थीम्स पे बात करते थे या फिर उसको इम्पार्ट करते थे, और ये चर्च के अंदर होते थे। बट धीमे धीमे क्या हुआ, जैसे हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ, हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो ड्रामा है वो धीमे धीमे चर्च की बाउंड्रीज से दूर आता गया, धीमे धीमे वो स्टैब्लिश होता गया चर्च के बाहर। कैसे हुआ वो, पहले चर्च के बाहर आया, उसके बाद जो वहाँ पे रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी, जो रिच लैंड ओनर्स होते थे, वो क्या करते थे कि उनके फॉर एग्जांपल उनका बड़ा घर है तो उसके आगे पीछे कुछ वरांडा टाइप का है, खुला मैदान सॉर्ट ऑफ है, उसको इंस बोलते हैं। तो उस इंस में ये परफॉर्मेंसेज होने लगी। उन्होंने कहा कि आप अपनी परफॉर्मेंसेज हमारे इंस में कर लो, तो इन जगहों को इनयार्ड्स बोलने लगे हम, ठीक है। इनमें परफॉर्मेंसेज होने लगी इनयार्ड्स में। देन ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, हमने देखा कि प्ले हाउसेस का इमर्जेंस हो गया, मतलब कुछ ऐसे एरियाज डेडिकेट कर दिए गए जिनको ये कहा गया कि अरे आप इसमें अब ड्रामा ही करिए, आप इसमें परफॉर्मेंस अपनी करिए, ठीक है। तो दोज पर्टिकुलर प्लेसेस विच आर कम्प्लीटली डिवोटेड टू दीज परफॉर्मेंसेज एरियाज, उनको बोलते थे हम लोग प्ले हाउसेस, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये दो कीवर्ड्स ध्यान रखिए जो हमने पढ़े यहाँ पे, एक तो है इनयार्ड्स, कि इनयार्ड्स जो था वो खुले मैदान थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में, और इनयार्ड्स के बाद प्ले हाउसेस हमने देखा। और माइंड यू कि जब हम एलिजाबेथन की बात करेंगे तो हम लोग एलिजाबेथन में देखेंगे कि कैसे ये जो प्ले हाउसेस हैं वो इवेंचुअली थिएटर्स का रूप ले लेते जब शेक्सपियर आते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। नाउ अब एंग्लो नॉर्मन में व्हाट हैपेंस कि जैसे आई टोल्ड यू, धीमे धीमे जो हमारा ड्रामा है वो चर्च के बाहर हुआ, धीमे धीमे चर्च के बाहर निकला। सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं विच आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। दे आर, पहला इज़ मिरेकल प्ले, इसको आप ऐसे याद रखिए कि 3 एम्स हैं हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो पहला है मिरेकल प्ले, द नेक्स्ट वन इज़ मिस्ट्री प्ले, द थर्ड इज़ मोरालिटी प्ले, ठीक है। आप इनको ध्यान रखिए। नाउ व्हाट इन वेरी ब्रीफली आई विल टेल यू कि भाई इसका मतलब क्या होता है। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, आप ध्यान रखिए। मिरेकल मतलब कोई भी सेंट की लाइफ से रिलेटेड उन्होंने कुछ भी चमत्कार या शहादत प्राप्त की हो, सो दैट इज मिरेकल प्ले। मिस्ट्री इज नॉट दैट इंग्लिश वाला मिस्ट्री, मिस्ट्री यहाँ पे मतलब होता है कि बिब्लिकल थीम से ऑल्दो ये पार्ट होते हैं, बिब्लिकल जो इवेंट्स हुए हैं बाइबल में वो उनका इनैक्टमेंट को हम लोग मिस्ट्री प्ले बोलते हैं। मोरालिटी प्ले में हम लोग देखेंगे कि बाइबल नहीं थे,
मोरालिटी प्ले वो बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं थे, बट इंस्टेड दे वर क्रिश्चियन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्रिश्चियन थीम्स का यूज़ हुआ है, क्रिश्चियन जो वैल्यूज़ हैं, गुड वैल्यूज़ हैं, वो इसमें सिखाई गई हैं, जैसे कि हमें मॉरल वर्ड से ही पता लगता है। नाउ हमने क्या देखा, दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। ठीक है, बहुत ही एकदम एक लाइन में आई हैव टोल्ड यू। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगी जिसमें बहुत ही डिटेल में आई एक्सप्लेन विद कीवर्ड्स एंड द रिटन वर्क्स। ठीक है, तो मोरालिटी प्ले के बीच में हमने क्या देखा कि मोरालिटी प्ले के जो इंटरवल्स होते थे, उसमें हमने एक और अलग जॉनरा का इस्टेब्लिशमेंट देखा जो कि था इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स को आप ऐसे ध्यान रखिए, इंटरल्यूड्स इंटरवल्स है ना। इंटरवल्स का क्या मतलब होता है? इंटरवल्स का मतलब होता है ब्रेक। मान के चलिए कोई परफॉर्मेंस चल रही है, उसके ब्रेक में, उसके इंटरवल में जो परफॉर्मेंसेस छोटी हुई उनको हम लोग बोलने लगे इंटरल्यूड्स। ठीक है, नाउ इंटरल्यूड्स शॉर्ट वो प्लेस थे, म्यूजिकल प्लेस थे, जहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड होता था लोगों को। एक ये चीज़ हो गई। तो ये तीन हमने प्लेस देख ली, मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी। मोरालिटी के बीच में धीमे धीमे इंटरल्यूड्स का जॉनरा आया। ऑल्दो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे जो इंटरल्यूड्स है उन्होंने पूरा अपना एक अलग फार फेच जॉनरा एस्टैब्लिश कर लिया। अभी तो सिर्फ ये छोटे प्लेस में आते थे, धीमे धीमे इनका जॉनरा काफ़ी बढ़ गया। अब दिस इज़ द एंड ऑफ आर मिडिवल ड्रामा। मिडिवल यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब एलिजाबेथन कैसे रूप लेता है कि धीमे धीमे जो होता है, हमारे जो प्लेस हैं, आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो हमारे प्लेस हैं वो धीमे धीमे सेक्युलराइज हो रहे हैं। नाउ सेक्युलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो लोग भूल जाते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब इन वेरी इजी शब्द इज नॉन रिलीजियस, एनीथिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू धर्म और एनी गुड वैल्यू, गुड क्रिश्चियन वैल्यू। ठीक है, सेक्युलर का मतलब होता है नॉन रिलीजियस। तो एलिजाबेथन में हमने देखा कि कैसे धीमे धीमे जो लोगों का इंटरेस्ट है वो पूरा पूरा चला गया, मतलब नॉन रिलीजियस थीम्स पे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इन प्लेस में देखते हैं, ये जो प्लेस हमारे बिब्लिकल और क्रिश्चियन वैल्यूज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इन प्लेस में हम लोग देखते हैं कोई पैसा नहीं कमा रहा है सच। वट एवर इज़ हैपनिंग इन साइड द चर्च। एंड बाद में हम लोग मिस्ट्री प्लेस में देखेंगे कैसे जो लोग जो परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के, हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो कैसे खुद से चंदा इधर उधर से इकट्ठा करके करते हैं, बट दे डोंट अर्न बाय इट। बट इन एलिजाबेथन वील सी कि कैसे ये जो ड्रामा है ना वो एक कॉमर्शियल पर्पस बन गया है पैसे कमाने का। तो इस ड्रामा में से लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, जैसे शेक्सपियर हैं, मार्लो हैं, प्रोफेशनल प्ले राइट्स बन चुके हैं। एंड अब ये जो ड्रामा है वो सोली इज़ फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो थीम है वो कम्प्लीटली सेक्युलराइज हो गया है, कम्प्लीटली नॉन रिलीजियस हो गया है। ठीक है, सो दिस वॉज अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं आखिर। अब इसको डीप में पढ़ते हैं। ओके, सो although अभी पढ़ने से पहले I have done a very small part of mine by explaining the brief overview सबका. Now there is a question of UGC Net PYQ. What was the immediate predecessor of the drama proper? This question you have to tell me in the comments कि क्या है, the interlude, the morality play, the miracle play और the liturgical play. क्वेश्चन को पढ़िए, द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ द ड्रामा प्रॉपर। ड्रामा प्रॉपर मतलब जब फुल फ्लेजेडली तरीके से ड्रामा हमारा आया। कौन सा ड्रामा? मॉडर्न ड्रामा की बात हो रही है यहाँ पे। तो कैसे उसका इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन था? मतलब जब हमारा एलिजाबेथन स्टार्ट हुआ तो उसके बिल्कुल पहले हमने कौन सा जॉनरा देखा था, कौन सा ड्रामा देखा था? अभी आई टोल्ड यू, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर इज द इंटरल्यूड। हमने देखा कि कैसे मोरालिटी प्लेस के बीच में इंटरल्यूड्स आए, फिर धीमे धीमे ये अपना जॉनरा अलग बना। बट यहीं से आखिर हमने देखा कि एलिजाबेथन ड्रामा का फ्लरिशमेंट हुआ। तो बिल्कुल जो एलिजाबेथन के पीछे आता है दैट इज़ हमारा इंटरल्यूड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आई टोल्ड यू ना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं। वो सीधे नहीं पूछेंगे कि मिरेकल, मिस्ट्री या तीसरा वाला प्ले बताओ या 4 ऑप्शंस दे दिए, उस टाइप से नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछते हैं। जैसे इमीडिएट प्रेडिसेसर, ठीक है, तो यू शुड नो कि एलिजाबेथन के पहले जो आया हमारा वो था इंटरल्यूड। ओके, नाउ मिडिवल ड्रामा को हम लोग बोलते हैं ड्रामा ऑफ मिडिल एजेस। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज अ जंक्शन बिटवीन हमारा पहले वाला दैट इज एंग्लो सैक्सन का, दैट इज ओल्ड इंग्लिश का, एंड हमारा एलिजाबेथन का। सो दिस इज इट कि आफ्टर द एंग्लो सैक्सन पीरियड हमारा मिडिवल ड्रामा देखने को मिला जब एंग्लो सैक्सन खत्म हुआ उसके बाद से, एंड बिफोर द एलिजाबेथन के बिल्कुल पहले ये हमारा जो पर्टिकुलर पीरियड था वो खत्म हो गया था। तो ये इसकी टाइमलाइन है। ओके, नाउ another question, what was the earliest form of drama which existed in England? सबसे पहला earliest form कौन सा है? Tell me. In the starting of the session I told you कि इस सेशन में हम लोग ग्रीस और रोम की बात नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलरली इंग्लैंड की बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड में कौन सा ड्रामा हमारा अर्लीस्ट था। तो इंग्लैंड में हमारे सबसे पहले कौन सा ड्रामा आया था? आई टोल्ड यू रिलीजियस थीम की वजह से आया था, चर्च की इस्टेब्लिशमेंट की उससे आया था। सो व्हाट वाज इट? लिटर्जिकल।
ठीक है, सबसे पहले जो ड्रामा आया, सबसे अर्लीस्ट फॉर्म जो था ड्रामा का वो लिटर्जिकल था। उसके बाद धीमे धीमे हमने 3 अपने एम्स देखना शुरू किए। नाउ अब डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू हो गया कि लिटर्जिकल ड्रामा क्या था। अब लिटर्जिकल ड्रामा एज यू नो ऑलरेडी फ्रॉम द क्वेश्चन, इट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा जो इंग्लैंड में एग्जिस्ट किया था। नाउ सेकेंड थिंग, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमने जो देखा वो ये देखा कि संडे को ग्रुप होता था, ठीक है, लोगों का ग्रुप होता था जो कि आके चर्च में बैठते थे, जो हमारे फादर या बिशप होते थे उनको सर्मन्स देते थे, मतलब उनको अच्छी टीचिंग्स इम्पार्ट करते थे कि भाई ऐसे ऐसे यू नो यू शुड प्रीच योर लाइफ, बेसिकली वर्चुअस पाथ बताते थे लाइफ का। बट क्या होने लगा इवेंचुअली दैट दीज बिशप्स रियलाइज्ड कि भाई इन लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं हो पा रहा है, हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये लोग बोर हो रहे हैं, इनको रिटेन नहीं हो पा रही अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल आई से कि फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल एंड जिस प्रवचन की तरह आई गिव द इंटायर सेशन, ठीक है, तो क्या आपको मजा आएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली। आई मीन यू वांट सम ऐसा अटेंशन रिटेनिंग वाला कोई एलिमेंट व्हेन अ पर्सन इज टीचिंग यू समथिंग। आई एम ऑल्सो टीचिंग, देवर ऑल्सो टीचिंग, तो उन्होंने यही सोचा कि अगर हम प्रवचन की तरह बोलेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे सिमिलरली व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट, है ना, आई एम कंटिन्यूसली मूविंग, तो और जेस्टर्स हो रहे हैं हैंड्स के, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये विजुअल्स हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन कंपैरिजन टू द हियरिंग वाली। तो यू नो ये जो तरीके हैं सारे वो क्या कर रहे हैं, आपका ब्रेन एक्टिव रख रहे हैं, आपकी अटेंशन सीक कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे बिशप ने सोचा कि चलो हम कोई मूवमेंट करते हैं, यू नो सर्टेन एक्शंस करते हैं जिससे लोगों का ध्यान ना भटके। तब हमने धीमे धीमे देखा कि कैसे ड्रामेटिकल एलिमेंट्स का, कैसे धीमे धीमे ड्रामेटिक एक्शंस का इमर्जेंस हुआ। तो उन्होंने जैसे वो बोलते थे धीमे धीमे एलिमेंट्स, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज आने लगी। तो दिस इज हाउ हमारे लिटर्जिकल ड्रामा का जन्म हुआ। ओके, और एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस लैंग्वेज में हमारे ड्रामा बोला जा रहा था, लिखा जा रहा था, परफॉर्म हो रहा था, दैट वाज लैटिन, एंड लैटिन वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो लोगों को समझने में उतनी आसानी नहीं हो रही थी। दिस वाज आल्सो अ रीज़न कि ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा लोगों की अटेंशन नहीं रिटेन हो रही थी। ऑल्दो हम बाकी अभी जब अपने 3 M's पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे ये जो हमारा लैटिन लैंग्वेज में लिखा जा रहा था वो धीमे धीमे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस? इट मीन्स लोकल लैंग्वेजेस, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जो वहाँ के लोगों को समझ आती थी, वहाँ के ऑर्डिनरी लोगों को समझ आती थी। तो ये जो है हमारा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा रहा था। एंड अनदर थिंग, ये जो हमारा ड्रामा था वो 10th सेंचुरी का ड्रामा था, ठीक है, कौन सी सेंचुरी का था? 10th सेंचुरी का ड्रामा था। इस ड्रामा का पर्पस क्या था? टू इंस्ट्रक्ट पीपल, टू टीच पीपल, इट वॉज डायडैक्टिक इन नेचर, पूरा रिलीजियस पर्पस था। तो पर्पस भी हमेशा व्हेन यू आर स्टडीइंग अ ड्रामा तो यू शुड नो कि आखिर जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था, उस चीज़ का पर्पस क्या था। तो यहाँ पे था टू टीच, टू इंस्ट्रक्ट पीपल। नाउ एक बहुत ही अर्लीस्ट फेमस लिटर्जिकल ड्रामा है हुम डू यू सीक। हुम डू यू सीक तो इंग्लिश में हो गया, बट इन लैटिन वी से क्वेम क्वाटिस, मतलब हुम डू यू सीक, आप किसको सीक कर रहे हो। सो दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस और ड्रामा ये दिखाता है कि कैसे 3 मेरीज ने विजिट किया था टूम्ब ऑफ क्राइस्ट को। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से यूजीसी नेट का, क्वेम क्वार्टिस की क्वेम कौन सा ऐसा वर्ड है लैटिन का जो लिटर्जिकल ड्रामा से रिलेटेड है। द आंसर इज क्वेम क्वार्टिस, दैट इज हुम डू यू सीक। ओके, नाउ हम यही नॉर्मल चीज़ें विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कैसे रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, हमारी जो बिशप्स होते थे वो उसको इम्पार्ट करते थे। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो होता था हमारा चर्च के अंदर होता था, चर्च के अंदर ये जो बिशप्स होते थे ये प्रैक्टिस बोलने की इस्टेब्लिश करे थे इन्होंने। ओके, तो दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट लिटर्जिकल। आप सिर्फ कुछ कीवर्ड्स ध्यान रख लीजिए, जैसे क्वेम क्वार्टिस, हुम डू यू सीक, अर्लीस्ट ड्रामा था हमारा, 10th सेंचुरी में हुआ था, लैटिन में हुआ था एंड चर्च के अंदर हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं थोड़ी सी। नाउ लाइक आई टोल्ड कि लिटर्जिकल ड्रामा से फिर हमारा एस्टैब्लिशमेंट हुआ 3 M's का। तो 3 M's में सबसे पहले M जो वील स्टडी इज मिरेकल प्ले। नाउ वेरेवर आई टीच यू लिटरेचर, माई दैट थिंग इज कि आई ट्राई कि आप उस चीज़ को ध्यान कैसे रखोगे उस शब्द से। जैसे मिरेकल है तो आई ट्राई कि आप मिरेकल शब्द को ऐसे आई टीच कि आप फिर भूलो ना इसको। तो मिरेकल का मतलब हिंदी में क्या होता है, एवरी वन ऑफ अस नोज कि मिरेकल मीन्स चमत्कार। तो हम लोग इन प्लेज में ऐसे चमत्कार की बात कर रहे हैं जो कि सेंट ने परफॉर्म किए, मतलब संत महात्मा ने परफॉर्म किए। हम लोग इसमें इन प्लेज में क्या होता है, लाइक वी नो कि संत महात्मा जो होते हैं वो चमत्कार करते हैं, उनकी वो लोगों का बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं इन प्लेस में, पर्टिकुलर प्लेस में, कि फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है जो जहाँ पे बहुत पावर्टी है, भूखी है, स्टार्विंग फ्रॉम डेथ।
तो तब क्या होता है कि ये जो संत होते हैं वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं एंड देन दे गिव देयर आशीर्वाद एंड डू देयर चमत्कार एंड द प्रॉब्लम इज फाइनली रिजॉल्व्ड एंड भूख जो होती है, वो जो पावर्टी होती है, वो सही हो जाती है। तो दैट इज़ द थिंग कि हम लोग वो चीज़ देखते हैं कि कैसे चमत्कार, ये जो संत महात्मा थे उन्होंने कैसे चमत्कार परफॉर्म किए। तो आप मिरेकल से सिर्फ एक वर्ड ध्यान रख लीजिए एंड दैट इज सेंट। चमत्कार किया किसने किया? संत महात्माओं ने किया। तो हम लोग इन प्लेस में क्या देखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई लाइव्स ऑफ सेंट्स, मिरेकल्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टरडम ऑफ सेंट्स। क्योंकि फॉर एग्जांपल वो कोई चमत्कार कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम हल कर रहे हैं, बट इवेंचुअली उनको शहादत प्राप्त हो गई। तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ आर मिरेकल प्लेस। नाउ दीज प्लेस आर ऑल्सो कॉल्ड सेंट प्लेस और मेरी प्लेस। सेंट प्लेस तो सही है क्योंकि पूरा संत महात्माओं पे बेस्ड है। मेरी प्लेस भी मदर मेरी की भी कुछ इवेंट्स, कुछ स्टोरीज हमें इनमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस पर्टिकुलर प्ले का, दैट इज डियो एक्स मशीना। नाउ व्हेन आई टॉट यू गाइज अबाउट ग्रीक थिएटर एंड रोमन थिएटर, तब आई टोल्ड कि ग्रीक थिएटर में भी एक ऐसा टूल होता है डियो एक्स मशीना। तो वहाँ पे डियो एक्स मशीना का मतलब होता है द कन्वेंशनल अपीयरेंस ऑफ गॉड। एंड हमने कौन से राइटर में देखा था ये डियो एक्स मशीना? यूरोपिडीज, ठीक है। यूरोपिडीज इज वन सच राइटर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस लिटरेरी टेक्निक का। तो यहाँ पे भी हम लोग यही देखते हैं, डियो एक्स मशीना। अब यहाँ पे जो अपीयरेंस हो रही है, जो कन्वेंशनल अपीयरेंस हो रही है, वो हो रही है संत की। कैसे हो रही है? जैसे आई जस्ट टोल्ड यू कि भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे बाढ़ आई हुई है फॉर एग्जांपल, तो वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। नाउ दैट प्रकट होना, हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज कोई मैजिक तो है नहीं कि अचानक से रियल में प्रकट हो गए। तो तब हम लोग इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। कैसे? तब उनको क्या किया जाता है, संत लोगों को फॉर एग्जाम्पल सेकेंड या थर्ड फ्लोर से उनको रस्सी से बांध के नीचे ड्रॉप किया जाता है ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो ठीक है, वो रस्सी से बांध के नीचे आए, उन्होंने अपना चमत्कार किया, सबको आशीर्वाद दिया एंड वो वापस ऊपर चले गए। So this particular technique, this particular incident which happens, that is known as Deo ex machina। ये एक लिटरेरी टूल है जिससे हम देखते हैं संत का प्रकट होना, तो अपीयरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग लास्ट की हमारी लिटरेरी नॉवेल्स में भी बाद में देखेंगे कि बहुत ही एक फार फेच्ड एक्चुअली टर्म है जो कि हमारा काफ़ी पूछा भी जाता है एंड जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट भी है। ओके तो इसमें भी यही हमने देखा कि इसमें जो हमारा पर्पस था दैट वाज टू इंस्पायर पीपल। अगर हम संत की कहानियाँ बता रहे हैं तो लोगों को उससे कुछ ना कुछ मॉरल लेसन मिलता है। ओके नाउ अब इसमें कुछ वर्क्स हैं विच वी शुड नो, स्पेशली द अर्लीस्ट मिरेकल प्ले विच वॉज रिटन। सबसे फर्स्ट जो मिरेकल प्ले था हमारा दैट वाज ल्यूडिस डे सांता कैटरीना, ठीक है। ये सबसे अर्लीस्ट मिरेकल प्ले था जो कि इंग्लैंड में परफॉर्म किया गया था। जस्ट रिमेंबर दिस, ये जो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी फॉर्म में। नाउ ये जो बाकी के दो वर्क्स हैं, आई टेल यू कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई हैव जस्ट रिटन, बट ये पूछे नहीं जाते हैं ना, प्रॉबेबली जाएंगे। यू कैन जस्ट रीड इट, नो नीड टू मार्क दिस अप, ठीक है। नाउ आर नेक्स्ट सेकेंड एम इज मिस्ट्री प्ले। व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ट्री प्ले? नाउ लाइक आई टोल्ड यू पहली वाली स्लाइड में हमारा कि मिस्ट्री का मतलब यहाँ पे इंग्लिश वाला मिस्ट्री नहीं है। मिस्ट्री का मतलब हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टीरियस पर्सन बोलते हैं ना, सस्पेंस, वो वाली चीज़, बट वो वाला एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। दिस पर्टिकुलर टर्म मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म दैट इज मिनिस्टीरियम, दैट इज मिनिस्टीरियम। आई हैव ऑल्सो रिटन इट। मिनिस्टीरियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्क, ऑक्यूपेशन, अ गिल्ड और ट्रेड। अब इसका क्या मतलब है, गिल्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पे एक प्रोफेशनल यूनियन, मतलब जब एक प्रोफेशन के लोगों का ग्रुप कह लीजिए, फॉर एग्जांपल एक कोई ग्रुप है शॉपकीपर्स का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशनल यूनियन। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोफेशन के कई सारे लोग हैं, या फिर टीचर्स फॉर एग्जांपल, तो एक प्रोफेशन के कई सारे टीचर्स, सो दैट इज गिल्ड, दैट इज द प्रोफेशनल यूनियन। अब यहाँ पे इस टर्म का क्या काम है कि ये जो मिस्ट्री प्ले परफॉर्म हो रहे थे वो गिल्ड्स ही कर रहे थे, मतलब ये एक प्रोफेशन के लोग परफॉर्म कर रहे थे। जैसे फिशरमैन है तो खूब सारे लोग, फिशरमैन ने एक प्ले परफॉर्म कर दिया, खूब सारे शॉपकीपर्स ने एक प्ले परफॉर्म कर दिया, तो ये प्रोफेशन वाइज चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अनदर थिंग विच आई टोल्ड यू वॉज कि पहले के जो हमारे प्लेस थे वो चर्च के अंदर हो रहे थे, लिटर्जिकल चर्च के अंदर हुआ, एंड कैसे कैसे फिर वो धीमे धीमे बाहर बढ़े। तो यहाँ पे भी हमें जो चीज़ देखनी है वो हमें यही देखनी है कि कैसे ये प्ले भी चर्च में नहीं हो रहा था, ये प्ले तो इनफैक्ट वहाँ पे हो रहा था, लाइक अब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप सबने सर्कस देखा होगा या देखा नहीं होगा तो सुना तो एटलीस्ट होगा। अब तो इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट बट इन अर्लियर टाइम्स इट वाज। तो क्या होता है सर्कस में कि जैसे कोई टीम होती है पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर यूनियन होता है लोगों का, वो अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं एंड अपना परफॉर्म करते हैं, अपना सेट लेके जाते हैं, अपने लोग लेके जाते हैं, अपना कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल
पूरा सेट एंड पूरा जो भी उनका वो चीज़ें होती हैं वो लेके जाते हैं, अलग अलग सिटीज़ में परफॉर्म करते हैं। आज इस सिटी में परफॉर्म कर दिया, कल दूसरे सिटी में परफॉर्म कर दिया। अब सिमिलरली इज़ द केस हियर, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो एक्टर्स हैं, ये जो लोग हैं, एक प्रोफेशन के लोग हैं, ये लोग अलग अलग शहर में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। अब कैसे अलग अलग शहर में जा रहे हैं, तो एक टर्म है यहाँ पे विच यू शुड नो, दैट इज वेगन्स, दैट इज मूवेबल वेगन्स। वेगन्स का मतलब है कि ऐसे वो लोग बग्गी टाइप ऑफ थिंग, घोड़ा बग्गी टाइप ऑफ थिंग में लोग बैठ के अपना अलग अलग सिटी में ट्रैवल करते थे, वहाँ पे परफॉर्म करते थे, ठीक है। अब अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो पर्टिकुलर प्लेस थे वो कॉर्पस क्रिस्टी के दौरान परफॉर्म हो रहे थे। व्हाट इज कॉर्पस क्रिस्टी? कॉर्पस क्रिस्टी इज़ लाइक अ फेस्टिवल, अ वेरी फेमस फेस्टिवल हमारे क्रिश्चियंस का, जो कि 60 डेज आफ्टर ईस्टर सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिए कि ये जो फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का, दैट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 60 डेज ऑफ ईस्टर। जैसे तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यही चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे नवरात्रि होती हैं, जैसे रमज़ान होते हैं, इसी तरह उनका भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, कॉर्पस क्रिस्टी, ओके। और इसी कॉर्पस क्रिस्टी, इसी रिलीजियस फेस्टिवल के आसपास ये पर्टिकुलर प्लेस परफॉर्म होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई जैसे झांकियाँ लगती हैं, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल जब हुआ तो झांकी लगी, तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आप इस प्ले को सिंपली झांकी से भी रेफर कर सकते हैं, ओके। तो ये कॉर्पस क्रिस्टी के आसपास परफॉर्म होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। ये प्ले हमेशा साइकिल में परफॉर्म होते हैं, इसलिए ये जो साइकिल्स होती हैं इनको हम कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल्स भी बोलते हैं, मिस्ट्री प्लेस को। अनदर थिंग विच यू शुड नो कि आखिर इन प्ले का थीम क्या है। मतलब ये तो हमने जान लिया कि एक प्रोफेशन के लोग परफॉर्म करते हैं, बट आखिर वो परफॉर्म क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं बिब्लिकल इवेंट्स को, मतलब कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स बाइबल में से उठा के, जैसे कि हमारा क्रिएशन ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, नेटिविटी, क्रूसिफिक्शन, रिसरेक्शन, जो भी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बाइबल के, वो हमको देखने को मिलते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस में, मिस्ट्री प्लेस में वो परफॉर्म होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इसका जो मेन थीम है या जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज़ कम्प्लीटली बिब्लिकल इन नेचर, ठीक है। वो जो इवेंट्स हैं वो डायरेक्टली बाइबल में से बोरोड हैं, एंड वो ये जो लोग हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के, वो उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे आई हैव रिटन ऑल्सो ओल्ड टेस्टामेंट, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, फॉल ऑफ मैन, नेटिविटी, क्रूसिफिक्शन, रिसरेक्शन, लास्ट जजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस पर्टिकुलर प्लेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ जैसे कि देर आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि पहले जो हमारे प्लेस थे लिटर्जिकल, वो लैटिन लैंग्वेज में परफॉर्म हो रहे थे। फिर धीमे धीमे ग्रेजुअली क्या हुआ कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में परफॉर्म होने लगे, लोकल लैंग्वेजेस में परफॉर्म होने लगे, ताकि हमारे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको भी समझ में आए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नाउ अनदर थिंग, कॉमिक एलिमेंट्स, तो वही चीज़ हो गई जैसे आई टोल्ड यू कि सेट लेके जाते थे, कॉस्ट्यूम्स लेके जाते थे और इसमें थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट होता था, ओके। नाउ ये जो प्लेस थे, आई टोल्ड कि साइकिल्स में परफॉर्म होते थे, एंड दी साइकिल्स वर नोन एज कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल्स। आई हैव इंसर्टेड दीज इमेजेस, आप एक बार इन इमेजेस को देख लीजिए। जैसे आपको इस इमेज से पता लग रहा है कि देर इज़ अ स्टेज काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। ये सेट लगा हुआ है एंड आसपास ये जो लोग हैं चारों तरफ, वो इसको विटनेस कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए एक प्रोफेशन के लोग गए एक पर्टिकुलर शहर में, उन्होंने ऐसे परफॉर्म किया और वो आ गए, तो ये आसपास जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इसको विटनेस कर रहे हैं। और ये हमारे स्ट्रीट्स में होते थे, इन द वेरी बिगनिंग आई सेड राहों पर नाटक, तो यही वो चीज़ है, राहों पर नाटक, ठीक है। नाउ आई टोल्ड कि हमारे ये वाले जो प्लेस हैं वो साइकिल्स में परफॉर्म हो रहे थे, कॉर्पस क्रिस्टी साइकिल्स में। तो ये जो साइकिल्स हैं, हमारे पास 4 साइकिल्स हमको मिली हुई हैं। द वेरी फर्स्ट साइकिल इज़ द चेस्टर साइकिल, ठीक है। चेस्टर साइकिल हैज़ 25 प्लेस। एक साइकिल में कुछ पर्टिकुलर प्लेस होते हैं जो आप ध्यान रखिएगा। ये पर्टिकुलर स्लाइड, ये पर्टिकुलर पूरा जो चीज़ है वो आप रख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। बस इसमें से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेंगे। मान के चलिए उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए और उन्होंने एक कोई इनकरेक्ट साइकिल बता दी और उन्होंने बोल दिया कि इसमें इनकरेक्ट साइकिल कौन सी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इसमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चेस्टर साइकिल में 25 प्लेस होते हैं, यॉर्क साइकिल में 48 होते हैं, कोवेंट्री और एन टाउन में 42 होते हैं। ऑल्सो अनदर थिंग कि आप सोच रहे होंगे कि भाई ये नाम तो आप बताती जा रही हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू स्टार्टिंग से कि आई रिलेटेड विद द नेम। तो बेसिकली इन साइकिल्स का क्या था, ये उन शहरों में हो रही थी या उन शहर के नाम पे पड़ी थी जिन शहर में हो रही थी। लाइक फॉर एग्जांपल चेस्टर साइकिल है, तो चेस्टर साइकिल का चेस्टर नाम इसलिए है क्योंकि वो चेस्टर सिटी में हो रहा था। तो इसका जो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है वो ये है कि वो सिटी के नाम पे पड़ी है। कोवेंट्री एंड एन टाउन साइकिल, अब ये एन टाउन कौन सा भाई टाउन है? एन टाउन मीन्स नो टाउन, मतलब नो फिक्स्ड टाउन। ये बहुत सारे मल्टीपल टाउन्स में ये साइकिल परफॉर्म हो रही है। नाउ वी हैव द वेकफील्ड साइकिल। वेकफील्ड साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल मानी जाती है, बहुत ही फेमस भी है। वेकफील्ड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज टाउनली साइकिल, ठीक है। इसको हम लोग टाउनली साइकिल भी बोलते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी साइकिल को एक और नाम दिया है, तो दैट इज टाउनली। एंड इसमें 30 प्लेज होते हैं। इसमें बहुत ही हमारा फेमस प्ले जो है दैट इज सेकेंड शेफर्ड्स प्ले, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड शेफर्ड्स, आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने अपना मास्टर्स कर लिया होगा या कर रहे होंगे उनके में ये वाला जो प्ले है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा। एंड ये वाला प्ले हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रिस्क्राइब है, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजीसी नेट, ठीक है। तो सेकेंड शेफर्ड्स प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्ले में क्या हो रहा है, आई विल गिव अ वेरी ब्रीफ समरी। इसमें मतलब ये होता है कि 3 शेफर्ड्स होते हैं, ओके, कॉल, गिब एंड डॉ, जो वो शेफर्ड्स होते हैं, बट दे आर लेमेंटिंग देयर लाइफ, यू नो, द हार्डशिप्स, द स्ट्रगल्स ऑफ जिंदगी एंड ऑल। सो तब क्या होता है कि वहाँ पे वो आते हैं, एक नोन थीफ आते हैं जिनका नाम मैक होता है, एंड वो एक उनकी शेफर्ड्स की शीप चुरा लेते हैं और घर चले जाते हैं वापस। नाउ व्हेन ही गोज बैक टू होम, दिस थीफ, तो ये अपनी वाइफ के साथ क्या करते हैं कि ये जो शीप जो चोरी करके लाए हैं उसको डिस्गाइज कर देते हैं अपने न्यू बॉर्न बेबी की तरह, कि दैट इज़ अ न्यू बॉर्न बेबी। बट इवेंचुअली अब क्या होता है, सच तो बाहर आने ही है। इन शेफर्ड्स को पता लग जाता है कि अच्छा हमारे साथ तो धोखा हुआ है, इन्होंने तो हमको ट्रिक कर लिया, ठग लिया हमको। बट वो लोग उनको पनिशमेंट देते हैं, मैक को, जो थीफ है उनको पनिशमेंट देते हैं, बट उनको मतलब यू नो सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं देते, ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ एक नॉर्मल पनिशमेंट देते हैं। फिर एट द एंड वी सी कि एक एंजल आता है प्ले में, ही अनाउंसेस द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो 3 शेफर्ड्स होते हैं वहाँ पे जाते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट में, एंड दे ऑफर हम्बल गिफ्ट्स ऑल्सो। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ समरी है इस पर्टिकुलर प्ले की, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हमारी साइकिल हैं, 4 साइकिल्स, जो बहुत ही इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ आवर लास्ट M of the 3 M's is morality play. Now again look at the name, morality. इसमें हमें कौन सा existing word मिल रहा है, that is moral. moral का क्या मतलब होता है, कोई भी अच्छा लेसन, कोई भी गुड डीड, कोई भी गुड वैल्यू जो हमें सीखनी चाहिए, that is moral, है ना। तो इस प्ले में भी एग्जैक्टली यही हो रहा था कि हमें अच्छे लेसन सीखने को मिल रहे थे कि भाई ऐसे फॉर एग्जांपल कोई परफॉर्मेंस हो रही है तो उसमें हमको ये पता लगा भाई ये अच्छा वैल्यू है, इट्स अ गुड वैल्यू। ऑल्सो देर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू दिस प्ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्ले क्योंकि इसमें कई सारी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये कैसे एलोगोरिकल है। सबसे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, एनीवेज, ये क्रिश्चियन है। इसमें जो मेन थीम की बात हो रही है दैट इज क्रिश्चियन। तो एलेगरी से पे जाने से पहले यू शुड नो कि क्रिश्चियन और बिब्लिकल में क्या डिफरेंस होता है। सबसे वो इम्पोर्टेंट बहुत है जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। सो बिब्लिकल थीम का मतलब होता है जो हमने बाकी के मिरेकल मिस्ट्री में देखा। सी, बिब्लिकल का मतलब ये होता है कि जो इवेंट्स डायरेक्टली हमने बाइबल से उठाए हों, बिब्लिकल थीम बाइबल से उठाए हों। हमारा क्रिश्चियन थीम का मतलब कहीं से भी बिब्लिकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन थीम में कहीं पे भी बाइबल की बात नहीं हो रही, बाइबल के इवेंट की, कोई भी नेटिविटी, रिसरेक्शन, इन सब की कोई बात नहीं हो रही। इसमें सिर्फ क्रिश्चियन थीम्स की बात हो रही है, मतलब कि हाउ टू बी अ गुड क्रिश्चियन, ठीक है। इसमें ये बात हो रही है क्रिश्चियन वैल्यूज़ की, गुड वैल्यूज़ की, हाउ टू फॉलो अ गुड वर्चुअस पाथ इन लाइफ। सो एक चीज़ ये हो गई। नाउ सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वर्ड हम एसोसिएट करते हैं इस पर्टिकुलर प्ले से, दैट इज एलेगरी। What is an allegory? How is allegory related to this? अब जैसे क्या होता है इस इन प्लेस में, जैसे इनको फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डायरेक्टर, ठीक है, वो चाहते हैं कि एंड आई एम द एक्टर, वो चाहते हैं कि मैं गुडनेस का रोल प्ले करूँ। तो ही वोंट आस्क मी कि तुम प्रियांशी बन के जाओ स्टेज पे एंड यू जस्ट डू गुड डीड्स, गुडनेस दिखाओ। नो, इन ऑन माई हेड ओनली इट विल बी रिटन की गुडनेस, मतलब एवरीबडी विल एड्रेस मी एज गुडनेस, गुडनेस यहाँ आओ, ऐसे करके एग्जाम्पल। तो एलेगरी का मतलब यही होता है पहले तो कि आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ दिखाए जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग एलोगोरिकल ड्रामा या एलेगरी में देखते हैं वो ये होता है कि ये 2 टर्म को सिग्निफाई कर रहा होता है। वन इज़ लिटरल एंड द अदर वन इज़ सिम्बॉलिकल। अब लिटरल और सिम्बॉलिकल का क्या मतलब हुआ? लिटरल का मतलब होता है जो हमें सरफेस मीनिंग कहीं से डिराइव हो रही है, मतलब ये थोड़ा वो है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन यू शुड नो। लिटरल मतलब जो मेन हमें चीज़ पता लग रही है, कोई भी मीनिंग पता लग रही है। सिम्बॉलिक मीनिंग का मतलब होता है कि अच्छा हमें इससे ये लेसन प्रोवाइड हो रहा है, इसमें ये छुपी मीनिंग थी, ये हिडन मीनिंग थी। तो ये हो गया हमारा एलेगरी का मतलब। नाउ ये पर्सोनिफाइड वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी नॉन लिविंग चीज़ को या मॉरल एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लिविंग एंटिटी दे देते हैं, लिविंग एंटिटी एड्रेस करते हैं। जैसे आई टोल्ड यू, इफ आई हैव टू प्ले द रोल ऑफ गुडनेस, सो आई गो ऑन द स्टेज एंड एक्ट एज गुडनेस, सो आई एम पर्सोनिफाइंग दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ गुडनेस, वो चीज़ है। अब कौन से आइडियाज़ होते हैं जैसे ट्रुथ, गुडनेस, मर्सी, एज रियल कैरेक्टर्स, ये रियल टाइम कैरेक्टर्स की तरह इनको दिखाया गया है ताकि ये अच्छे मॉरल लेसन्स लोगों को टीच। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
थीम, जो 2 थीम्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, वन इज साइकोमैकिया, ठीक है। साइकोमैकिया मतलब डांस, बैटल फॉर द सोल। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर फॉस्टर्स में देखा होगा कि कैसे डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो 2 एंजल से गाइड होते हैं। वन साइड ही हैज़ द गुड एंजल आस्क हिम कि भाई रिडेम्पशन कर लो, एक बार रिपेंट कर लो एंड देन यू विल अटेन सैल्वेशन इवेंचुअली। बट जो बैड एंजल है वो बोलता है कि भाई तुम जो अपना टेम्पटेशन है उसको रेजिस्ट मत करो, उसको कंटिन्यू रखो एंड हेल चलो। तो ये जो चॉइस है जो डॉक्टर फॉस्टर्स को मेक करनी पड़ती है बिटवीन गुड वर्सेस इविल, दैट इज नथिंग बट साइकोमैकिया, ठीक है। साइकोमैकिया का मतलब है बैटल फॉर द सोल, मतलब हम गुड चूज करें या इविल चूज करें, जो कॉमन मैन है आखिर वो डिसाइड कैसे करें, कि उसको अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए। दैट इज द थिंग, बैटल फॉर द सोल। हम अपने लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन, दैट इज द मीनिंग ऑफ साइकोमैकिया। दूसरी चीज़, दूसरा थीम जो हम लोग देखते हैं दैट इज हमारा डांस ऑफ डेथ। डांस ऑफ डेथ एक इम्पॉर्टेंट थीम इस तरह है कि इन प्लेज में हम लोग ये भी देखते हैं हाउ डेथ इज इनएविटेबल, डेथ को आना ही है ना, यू कैन नॉट डिले इट। तो एक ये थीम हम लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा एक बहुत ही फेमस प्ले है एवरी मैन, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि कैसे डांस ऑफ डेथ एक बहुत कॉमन थीम प्ले करता है, कि कैसे अगर डेथ आ रही है तो आपको जाना ही जाना है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो डांस ऑफ डेथ इज़ वन अदर थीम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेन इसका मोरालिटी प्ले का क्रक्स है वो यही है कि टू टीच पीपल समथिंग, टू टीच देम मॉरल वैल्यूज, टू टीच देम गुड क्रिश्चियन वैल्यूज, हाउ टू बी अ गुड क्रिश्चियन, ठीक है। दिस इज अबाउट मोरालिटी प्ले। नाउ एक और जो चीज़ है, अभी तो चलो ये हमने आपको बता दिया कि अच्छे वैल्यूज़ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे गुडनेस हो गया, मर्सी हो गया, ट्रुथ हो गया, होप, फेथ। बट व्हाट अबाउट बैड वर्च्यूज़? बैड वर्च्यूज़ भी हैं, जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स में हमने देखा गुड एंजल तो होता है बट बैड एंजल भी होता है। सिमिलरली इन दीज प्लेस ऑल्सो वी सी द 7 डेडली सिंस वाला कॉन्सेप्ट। 7 डेडली सिंस जो होते हैं हमारे, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एनवी, स्लॉथ, रैथ, ग्लटनी, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज। तो ये जो वाइसेस हैं, ये जो बुरे वाले वर्च्यूज़ हैं, वो भी हम लोग देखते हैं, जो बुरी क्वालिटीज़ हैं वो भी इन पर्टिकुलर हम लोग प्ले में देखते हैं कि कैसे बुरे बुरे और तो बुरे एट्रीब्यूट्स एंड द गुड एट्रीब्यूट्स के बीच में जो जंग होती है वो वाली चीज़ है। बट इवेंचुअली इन प्ले का जो नेचर होता है वो ऑफकोर्स डायडैक्टिक होता है, दैट इज टू टीच पीपल समथिंग, टू इम्पार्ट सम मॉरल लेसन एंड टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड वर्चुअस लाइफ, मतलब हम एक अच्छी लाइफ कैसे जिएं, कैसे सैल्वेशन अचीव करें, ठीक है। नाउ मोरालिटी प्ले में तो हमें काफ़ी वर्क्स देखने को मिले एंड तो सबसे पहला वर्क हमें जो देखने को मिलता है दैट इज़ द प्राइड ऑफ लाइफ। बट हम इसको फर्स्ट वर्क एक्चुअली मानते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये वर्क हमको मिला तो है बट अगर ये कंप्लीट नहीं है तो हम इसको अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले का दर्जा नहीं दे सकते, तो प्राइड ऑफ लाइफ वी एक्सक्लूड, इट इज़ इनकम्प्लीट। द सेकेंड एंड द अर्लीस्ट विच वी हैव, इसको हम लोग अर्लीस्ट मानते हैं, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इस कैसल ऑफ परसिवियरेंस, जो कि लिखा गया था 1425 में, ठीक है। एंड इसमें हम देखते हैं 34 कैरेक्टर्स होते हैं टोटल, 34 कैरेक्टर्स हैं, गुड कैरेक्टर्स भी हैं, बैड कैरेक्टर्स भी हैं। इसमें भी वही चीज़ें हम लोग देखते हैं कि हाउ दिस बैटल बिटवीन गुड वर्सेस इविल इज फॉलोड। एक कॉमन मैन है जिसको डिसाइड करना है भाई गुड चुने बैड चुने, वो वाली चीज़ हो गई इसमें। फिर इवेंचुअली ये जो मैन होता है पर्टिकुलर वो कैसल में जाता है अपना रेफ्यूजी पाने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी बैटल फॉर द सोल, साइकोमैकिया वाला पूरा कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर प्ले में दिखाया गया है। नाउ एवरी मैन, लाइक आई टोल्ड यू, उसमें तो डांस ऑफ द डेथ वाला ही कॉन्सेप्ट है कि हाउ डेथ इज इनएविटेबल। देन वी हैव 3 मोर, मैनकाइंड, विजडम, हिक्स कॉर्नर। ये प्लेस जो है इनमें से क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो समरी बेस्ड बहुत बनते हैं, एक समरी पे बन गया, कैरेक्टर पे बन गया कि ये कैरेक्टर कौन से पर्टिकुलर प्ले में था, ठीक है। तो इनमें आपको जो 2 चीज़ें पढ़नी हैं, वन इज समरी, ठीक है, एंड द अदर इज कैरेक्टर्स। ये 2 चीज़ें अगर आपने पढ़नी तो इसमें से एक क्वेश्चन अगेन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। नाउ जैसे कि आई टोल्ड यू कि मोरालिटी प्ले के बीच में जो हमारा एक जॉनरा मिला वो हमको इंटरल्यूड्स मिला। मोरालिटी प्ले के बीच में जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते थे, इंटरवल्स होते थे, उसमें ये परफॉर्म किए जाने लगे। इंटरल्यूड जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, हमको इंटर देखने को मिल रहा है, तो इंटर से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, इंटरवल, ठीक है, ब्रेक में। एंड इंटरवल, इंटरल्यूड का लैटिन में भी मतलब यही होता है, बिटवीन द प्ले, कोई प्ले चल रहा है उसके बीच में ब्रेक आया तो हमने ये प्ले परफॉर्म किया। ये बहुत ही शॉर्ट प्लेज माने जाते हैं, म्यूजिकल माने जाते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट भी होता है, ठीक है, जो हमको देखने को मिलता है। अनदर थिंग विच वी सी एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो क्वेश्चन भी पूछा गया है वो ये है कि ये कैसे दे स्टैंड एट द जंक्शन बिटवीन,
means they act as a border between two things. What? Between the religious themes as well as the secular themes. इसका क्या मतलब हुआ? इंटरल्यूड्स के पहले हमने जो 3 M's देखे प्लस हमारे लिटर्जिकल प्ले देखा, वो उनके जो थीम्स थे वो कम्प्लीटली बिब्लिकल थे, क्रिश्चियन थे, रिलीजियस थे. बट इनके बाद जो आया मॉडर्न में, जो हमने एलिजाबेथन देखा, एलिजाबेथन ड्रामा, दैट वाज नॉट एट ऑल रिलीजियस, दैट वाज कम्प्लीटली सेक्युलर, कम्प्लीटली मेंट फॉर एंटरटेनमेंट एंड फन पर्पसेस. तो ये जो हमारा इंटरल्यूड है, इट एक्ट एज अ जंक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एक बॉर्डर की तरह काम करता है. तभी आई हैव रिटन दे स्टैंड इन द ट्रांजिशनल फेज. कैसे मोरालिटी प्ले जो था, कैसे हमारा जो रिलीजियस थीम था वो इवेंचुअली सेक्युलर हुआ. ठीक है, दिस इज अबाउट इंटरल्यूड्स. नाउ दीज 3 वर्क्स आर अगेन द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ इंटरल्यूड्स जो हम लोग माने जाते हैं. एंड द फर्स्ट प्ले विच वी गेट फ्रॉम दिस इज by Henry Medwall, which is Fulgens and Lucrece. Fulgens and Lucrece is an interlude जिसमें there is a young woman whose name is Lucretia, and she is wooed by a poor virtuous man as well as a worldly aristocrat, rich person. But eventually at the end of the play she chooses the poor man over the poor virtuous man over the rich one. ठीक है, तो इसकी brief summary ये है. अब ये तो हमारा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नेट का, इनफैक्ट पूरे इंग्लिश लिटरेचर का. अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक राजस्थान सेट एंड ऑल, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 पीस बाय जॉन हेवुड इज, इसमें 4 पी कौन से हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें 4 पीस. पहले तो पेडलर, एपोथेकेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये. ठीक है, द थर्ड वन इज पार्डनर एंड द लास्ट वन वी हैव दैट इज पामर. तो ये जो 4 लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दे गेट एंगेज्ड इन लाइंग कॉम्पिटिशन, झूठ बोलने के कॉम्पिटिशन में एंगेज हो जाते हैं. एंड ये कॉम्पिटिशन चलता है कि कौन सबसे अच्छा झूठ बोलेगा, कौन झूठ बोलेगा. ठीक है, तो इसमें जो जज होता है, जज इज पेडलर. पेडलर जज करेगा बाकी 3 लोगों को कि किसने सबसे ज़्यादा अच्छा झूठ बोला. तो सबसे पहले एपोथेकेरी आते हैं जो झूठ बोलते हैं. वो क्या झूठ बोलते हैं, वो एक मार्वलस क्योर के बारे में बताते हैं जो कि क्योर पॉसिबल नहीं है. सो ये इनका झूठ होता है. पार्डनर टेल्स अबाउट हिज विजिट टू हेल टू फाइंड सम नेबर. विजिट टू हेल, ये भी ये झूठ हो गया. पामर बताते हैं कि ही हैज़ नेवर सीन अ वुमन नॉर नोन अ वुमन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ पेशेंस. तो ये जो है थोड़ा सा रियल लाइफ के बारे में बात कर देते हैं पामर. तो पामर इवेंचुअली विंस दिस कॉम्पिटिशन. ठीक है, he becomes the winner. So this is the summary about this particular play. Then we have by John Heywood only another interlude, that is Play of the Weather. Play of the Weather में हम लोग देखते हैं कि गॉड जुपिटर जो है हमारे, वो आए हैं हेवन पे, अर्थ पे, एंड ही wants to know the ideal weather condition which the English men and women want. But वो तो इसलिए आते हैं कि भाई पूछने के लिए आपको कौन सा आइडियल वेदर चाहिए. बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, ये बहुत ही ह्यूमरस इंस्टेंसेस का रूप ले लेता है, बहुत ही ह्यूमरस चीज़ें होने लगती हैं. एंड एट द एंड ऑफ द प्ले देयर इज़ अ बॉय हु जस्ट सेज कि भाई हमें तो 2 चीज़ें पसंद है, वन इज़ टू मेक स्नो बॉल्स एंड द अदर इज़ टू कैच बर्ड्स. तो जुपिटर फाइनली रियलाइजेस, गॉड जुपिटर फाइनली रियलाइजेस कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, हमें खुद से ही चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सा वेदर कंडीशन इनको देना है. तो ये है प्ले ऑफ द वेदर बाय जॉन हेवुड, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क. Now, there is a question which I have brought for you people. Everyman, again I told you about Everyman, हमने पढ़ा था. ये कौन सा प्ले है? Is it a medieval play? Is it a medieval morality play, a Tudor interlude or a miracle play? And बाकी के 2 questions which I did, I told you the answers, but इसका आंसर I won't tell. ठीक है, इसका आंसर let me know in the comments, and जो भी आंसर सही करेगा I will appreciate that person in the next session. ठीक है, तो इसका screenshot ले लीजिए, बताइए कि इसका आंसर क्या है. Now, इस पूरे सेशन में आई टोल्ड यू कि कैसे इंग्लैंड में हमारा ड्रामा डेवलप हुआ. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, लोगों को लगता है, इफ़ आई आस्क एनीवन, 90% ऑफ पीपल विल से कि भाई हमारा जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा था वो शेक्सपियर से था, वो एलिजाबेथ से था. भैया सबसे पहले ड्रामाटिस्ट कौन है? शेक्सपियर है. बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ. शेक्सपियर के पहले भी ड्रामा का जो इमरजेंस आया ना, वो एज लिटरेरी स्कॉलर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. तो दिस इज़ द ब्रीफ समरी. इसमें आई टेल यू कि पूरे सेशन में आज हमने क्या किया. हमने पूरे सेशन में देखा कि भाई सबसे पहले हमारा लिटर्जिकल प्ले आया जो चर्च से आया. तो यहाँ पे चर्च की फ़ोटो भी बनी हुई है. ठीक है, चर्च से आया जिसके जो थीम थे वो कम्प्लीटली रिलीजियस थे. एंड उसके बाद हमने देखा कि मिरेकल प्ले आए. इवेंचुअली जब मिडिवल हमारा स्टार्ट हुआ तो मिरेकल प्ले आए. मिरेकल प्ले में सेंट की फ़ोटो बनी हुई है, कैसे संत महात्मा चमत्कार परफॉर्म करते थे, वो शहादत को प्राप्त हो जाते थे. तो ये वाली जो कहानियाँ हैं दैट वी सी इन मिरेकल प्ले. इन मिस्ट्री प्ले देखिए बाइबल बनी हुई है. तो मिस्ट्री प्ले में हम लोग मेनली देखते हैं कि कैसे बाइबल से इवेंट्स डायरेक्टली कॉपीड हैं, है ना, बाइबल के इवेंट्स इनैक्ट किए जाते थे.
इसमें नेक्स्ट वी हैव द मोरालिटी प्ले, दिस आई हैव मेड दिस तराजू। उसका रीज़न ये है कि मतलब अब सोल, लाइक आई टोल्ड कि अ सोल हैज़ टू डिसाइड बिटवीन गुड एंड ईविल, कि भाई हम गुड चूज़ करें या फिर ईविल चूज़ करें। तो इसलिए आई हैव मेड दिस गुड वर्सेस ईविल का ये जो थीम है, जो साइकोमैकिया का थीम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मोरालिटी में। मॉरल गुड वैल्यूज़ एज वेल एज बैड वैल्यूज़, इनकी चीज़ें सबसे प्रोमिनेंट हैं मोरालिटी में। इंटरल्यूड आई हैव मेड दिस कॉमिक सा फेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो कॉमिक एलिमेंट आ गया था, थोड़ा सा वो म्यूजिकल एलिमेंट आ गया था बीच में, को देखने को मिला था। ठीक है, सो दिस इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू। आज हमने कैसे पढ़ा कि हमारा मिडिवल ड्रामा का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड अगर कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ़ यू वांट कि मैम इस प्ले की समरी दे दीजिए, जैसे आई टोल्ड कि इसमें समरी और कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सो लेट मी नो, आई विल गेट दैट वीडियो फॉर यू। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।